अब तक आपने सुना कि चंदर की तमाम कोशिश के बाद सुधा शादी के लिए मान जाती है, लेकिन एक बेचैनी चंदर और सुधा दोनों के बीच में पनप रही होती है। अब आगे की कहानी सुनिए। चंदर दूसरे दिन सुबह नहीं गया। उसकी थीसिस का बहुत सा भाग टाइप होकर आ गया था और वो उसे बैठकर सुधार रहा था, लेकिन साथ ही पता नहीं क्यों उसका साहस नहीं हो रहा था वहां जाने का। लेकिन मन में एक चिंता थी सुधा की। वो कल से बिल्कुल मुरझा गई थी। चंदर को अपने ऊपर कभी कभी क्रोध आता था, लेकिन वो जानता था कि ये तकलीफ का रास्ता ही ठीक रास्ता है। वो अपनी जिंदगी में सस्तेपन के खिलाफ था, लेकिन उसके लिए सुधा की पलक का एक आंसू भी देवता की तरह था, और सुधा के फूलों जैसे चेहरे पर उदासी की एक रेखा भी उसे पागल बना देती थी। सुबह पहले तो वो नहीं गया, बाद में स्वयं उसे पछतावा होने लगा और वो अधीरता से 5 बजने का इंतजार करने लगा। 5 बजे और वो साइकिल लेकर पहुंचा। देखा सुधा और बिनती दोनों नहीं हैं। अकेले डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे में बैठे हैं। चंदर गया। आओ, सुधा ने तुमसे कह दिया उसे पसंद है? डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। हाँ, उसे कोई ऐतराज नहीं, चंदर ने जवाब दिया। मैं पहले से जानता था सुधा मेरी इतनी अच्छी है, इतनी सुशील है कि मेरी इच्छा का उल्लंघन तो कर ही नहीं सकती। लेकिन चंदर, कल से उसने खाना पीना छोड़ दिया है। बताओ इसमें क्या फ़ायदा? मेरे बस में क्या है? मैं उसे हमेशा तो रख नहीं सकता। लेकिन आज सुबह खाते वक्त तो बैठी भी नहीं मेरे पास। बताओ। उनका गला भराया। बताओ मेरा क्या कसूर है? चंदर चुप था। कहाँ है सुधा? चंदर ने पूछा। गैरेज में मोटर ठीक कर रही है। मैं इतना मना किया कि धूप में तप जाओगी, लू लग जाएगी, लेकिन मानी ही नहीं। बताओ इस झल्लाहट से मुझे कैसा लगता है? वृद्ध पिता के कातर स्वर में डॉक्टर शुक्ला ने कहा। जाओ चंदर, तुम ही समझाओ, मैं क्या करूं? चंदर उठकर गया। मोटर गैरेज में काफ़ी गर्मी थी, लेकिन बिनती वहीं एक चटाई बिछाए बड़ी सो रही थी और सुधा इंजन का कवर उठाए मोटर साफ करने में लगी हुई थी। बिनती बेहोश सो रही थी। तकिया चटाई से हटकर जमीन पर चला गया था और चोटी फर्श पर सोई हुई नागिन की तरह पड़ी थी। बिनती का एक हाथ छाती पर था और एक हाथ जमीन पर। आंचल आंचल न रहकर चादर बन गया था। चंदर के जाते ही सुधा ने मुंह फेर कर देखा। चंदर, आओ। छीड़ मुस्कुराहट उसके होठों पर दौड़ गई, लेकिन इस मुस्कुराहट में उल्लास लौट चुका था। रेखाएं बाकी थी। सहसा उसने मुड़कर देखा। बिनती, अरे कैसे घोड़ा बेचकर सो रही है? उठ, चंदर आए हैं। बिनती ने आंखें खोली, चंदर की ओर देखा, लेटे ही लेटे नमस्ते किया और आंचल संभाल कर फिर करवट लेकर सो गई। बहुत सोती है कमबख्त, सुधा बोली। इतना कहा इससे कमरे में जाकर पंखे में सो, लेकिन नहीं, जहां दीदी रहेंगी वहीं ये भी रहेगी। मैं गैरेज में हूं तो ये कमरे में कैसे सोए? वहीं मरेगी जहां मैं मरूंगी। तो तुम ही क्यों गैरेज में थी? ऐसी क्या जरूरत थी अभी ठीक करने की? चंदर ने कहा। लेकिन कोशिश करने पर भी सुधा को आज डांट नहीं पा रहा था। पता नहीं कहां पर क्या टूट गया था। नहीं चंदर, तबीयत ही नहीं लग रही थी। क्या करती? क्रोसिया उठाई, वो भी रख दिया। कविता उठाई, वो भी रख दी। कविता वगैरह में तबीयत नहीं लगी। मन में आया कोई कठोर काम हो, कोई नीरस काम हो, लोहे लकड़ का, पीतल फौलाद का, तो मन लग जाए। तो चली आई मोटर ठीक करने। क्यों? कविता में भी तबीयत नहीं लगी? ताज्जुब है। गेसु के साथ बैठकर तुम तो कविता में घंटों गुजार देती थी। चंदर बोला। उन दिनों शायद किसी को प्यार करती रही होंगी, तभी कविता में मन लगता था। सुधा उस दिन की पुरानी बात याद करके बहुत उदास हंसी। अब प्यार नहीं करती होंगी, अब तबीयत नहीं लगती। बड़ी फीकी, बड़ी बेजार, बड़ी बनावटी लगती हैं ये कविताएं। मन के दर्द के आगे सभी फीकी हैं। और फिर वो उन्हीं पुर्जों में डूब गई। चंदर भी चुपचाप मोटर की खिड़की से टिक कर खड़ा हो गया और चुपचाप कुछ सोचने लगा। सुधा ने बिना सिर उठाए झुके ही झुके एक हाथ से एक तार लपेटते हुए कहा। चंदर, तुम्हारे मित्र का परिवार आ रहा है इसी मंगल को, तैयारी करो जल्दी। कौन परिवार सुधा? हमारे जेठ और सास आ रही हैं इसी बैसाखी को हमें देखने। उन्होंने तिथि बदल दी है, तो अब 6 ही दिन रह गए हैं। चंदर कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद सुधा फिर बोली। अगर उचित समझो तो कुछ पाउडर क्रीम ले आना, लगाकर जरा गोरे हो जाएंगे तो शायद पसंद आ जाए। क्यों, ठीक है ना? सुधा ने बड़ी विचित्र हंसी हंस दी और सिर उठाकर चंदर की ओर देखा।
चंदर चुप था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी पीड़ा थी। उसके माथे पर बहुत ही करुण छा। सुधा ने कवर गिरा दिया और चंदर के पास जाकर बोली, क्यों चंदर, बुरा मान गए हमारी बात का? क्या करें चंदर, कल से हम मजाक करना भी भूल गए हैं। मजाक करते हैं तो व्यंग बन जाता है। लेकिन हम तुमको कुछ नहीं कह रहे थे चंदर, उदास ना हो। बड़े ही दुलार से सुधा बोली, अच्छा हम कुछ नहीं कहेंगे। और उसने अपना आंचल संभालने के लिए हाथ उठाया। हाथ में कालौंच लगी थी। चंदर समझा मेरे कंधे पर हाथ रख रही है सुधा। वो अलग हटा तो सुधा अपने हाथ देखकर बोली, घबराओ ना देवता, तुम्हारी उज्जवल साधना में कालिक नहीं लगाऊंगी, अपने आंचल में पोंछ लूंगी। और सचमुच आंचल में हाथ पोंछ कर बोली, चलो अंदर चलें। उठ बिनती, बिलैया कहीं की। चंदर को सोफे पर बिठाकर उसी की बगल में सुधा बैठ गई और उंगलियां तोड़ते हुए कहा, चंदर सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे सिर में दर्द नहीं होगा तो क्या, इतनी तपिश में मोटर बना रही थी। पापा कितने दुखी हो रहे थे आज। तुम्हें इस तरह करना चाहिए, फिर फायदा क्या हुआ? न ऐसे दुखी किया तो वैसे कर दिया। बात तो वही रही ना। तारीफ तो तब थी जब तुम अपनी दुनिया में अपने हाथ से आग लगा देती और चेहरे पर शिकन ना आती। अभी तक दुनिया की सभी ऊंचाई समेट कर भी बाहर से वही बचपन कायम रखा था तुमने। अब दुनिया का सारा सुख अपने हाथ से लुटाने पर भी वही बचपन, वही उल्लास क्यों नहीं कायम रखती? बचपन? सुधा हंसी। बचपन अब खत्म हो गया चंदर, मैं बड़ी हो गई हूँ। बड़ी हो गई? कब से? कल दोपहर से चंदर। चंदर चुप। थोड़ी देर बाद स्वयं सुधा बोली, नहीं चंदर, 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगी, तुम घबराओ मत। मैं मृत्युशैया पर भी होऊंगी तो तुम्हारे आदेश पर हंस सकती हूँ। और फिर सुधा गुमसुम बैठ गई। चंदर चुपचाप सोचता रहा और बोला, सुधी, मेरा तुम्हें कुछ भी ध्यान नहीं है? और किसका है चंदर? तुम्हारा ध्यान ना होता तो देखती मुझे कौन झुका सकता था। आज से सालों पहले जब मैं पापा के पास आई थी तो मैंने कभी ना सोचा था कि कोई भी होगा जिसके सामने मैं इतना झुक जाऊंगी। अच्छा चंदर, मन बहुत उचट रहा है, चलो कहीं घूम आए। चलेंगे? चलो, चंदर ने कहा। जाए बिनती को जगा लाए, वो कमबख्त अभी पड़ी सो रही है। सुधा उठकर चली गई। थोड़ी देर में बिनती आंख मलते बगल में चटाई दाबे आई और फिर बरामदे में बैठकर ऊँघने लगी। पीछे पीछे सुधा आई और चोटी खींचकर बोली, चल तैयार हो, घूमने चलेंगे। थोड़ी देर में तैयार हो गए। सुधा ने जाकर मोटर निकाली और बोली चंदर से, तुम चलाओगे या हम? आज हम ही चलाएं? चलो, किसी पेड़ से लड़ा देंगे मोटर आज। अरे बाप रे, पीछे से बिनती चिल्लाई, तब हम नहीं जाएंगे। सुधा और चंदर दोनों ने मुड़कर उसे देखा और उसकी घबराहट देखकर दंग रह गए। नहीं, मरेगी नहीं तू, सुधा ने कहा और आगे बैठ गई। बिनती तो पीछे बैठेगी? सुधा ने पूछा। ना भैया, मोटर चलेगी तो मैं गिर जाऊंगी। अरे मोटर के पीछे बैठने के लिए थोड़ी कह रही हूँ, पीछे की सीट पर बैठेगी? सुधा ने पूछा। ओह, मैं समझी तुम कह रही हो पीछे बैठने के लिए, जैसी बग्घी में साइज बैठते हैं। हम तुम्हारे पास बैठेंगे, बिनती ने मचल कर कहा। अब तेरा बचपना इठला रहा है, बिल्ली कहेगी, चला मेरे पास। बिनती मुस्कुराती हुई जाकर सुधा के बगल में बैठ गई। सुधा ने उसे दुलार से पास खींच लिया। चंदर पीछे बैठा तो सुधा बोली, अगर कुछ हर्ज न समझो तो तुम भी आगे आ जाओ, या दूरी रखनी हो तो पीछे ही बैठो। चंदर आगे बैठ गया। बीच में बिनती, इधर चंदर, उधर सुधा। मोटर चली तो बिनती चीखी, अरे मेरे मास्टर साहब। चंदर ने देखा बिसरिया चला जा रहा था। आज नहीं पढ़ेंगे, चंदर ने चिल्लाकर कहा। सुधा ने मोटर रोकी नहीं। चंदर को बेहद अचरज हुआ जब उसने देखा कि मोटर पम्मी के बंगले पर रुकी। अरे यहाँ क्यों? चंदर ने पूछा। यूं ही, सुधा ने कहा। आज मन हुआ कि मिस पम्मी से अंग्रेजी कविता सुने। क्यों? अभी तो तुम कह रही थी कि कविता पढ़ने में आज तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। कुछ कहो मत चंदर, आज मुझे जो मन में आए कर लेने दो। मेरा सिर बेहद दर्द कर रहा है और मैं कुछ समझ नहीं पाती क्या करूं। चंदर, तुमने अच्छा नहीं किया। चंदर कुछ नहीं बोला, चुपचाप आगे चल दिया। सुधा के पीछे कुछ संकोच करती हुई सी बिनती आ रही थी। पम्मी बैठी कुछ लिख रही थी। उसने उठकर सबों का स्वागत किया। वो कोच पर बैठ गई, दूसरी पर सुधा, चंदर और बिनती। सुधा ने बिनती का परिचय पम्मी से कराया और पम्मी ने बिनती से हाथ मिलाया तो बिनती जाने क्यों चंदर की ओर देखकर हंस पड़ी, शायद उस दिन की घटना की याद में। सहसा सुधा को जाने क्या ख्याल आया बिनती की शरारत भरी हंसी देखकर कि उसने फौरन कहा,
चंदर, तुम पम्मी के पास बैठो, दो मित्र को साथ बैठना चाहिए। हाँ, और खास तौर पर जब वो कभी कभी मिलते हों, बिनती ने मुस्कुराते हुए जोर दिया। पम्मी ने मजाक समझ लिया और बिना शर्माए बोली, हम लोगों को मध्यस्थ की जरूरत नहीं, धन्यवाद। आओ चंदर, यहाँ बैठो। पम्मी ने चंदर को बुलाया। चंदर उठकर पम्मी के पास गया। थोड़ी देर तक बातें होती रही। मालूम हुआ बर्टी अपने एक दोस्त के साथ तराई के पास शिकार खेलने गया है। आजकल वह दिल की शक्ल का एक पान नुमा दफ्ती का टुकड़ा काटकर उसमें गोली मारा करता है, और जब किसी चिड़िया वगैरह को मारता है तो शिकार को उठाकर देखता कि गोली हृदय में लगी है या नहीं। स्वास्थ्य उसका सुधर रहा है। सुधा कोच पर सिर टेके उदास बैठी थी। सहसा पम्मी ने बिनती से कहा, आपको पहली दफे देखा मैंने, आप बातें क्यों नहीं करती? बिनती ने झेप कर मुंह झुका लिया। बड़ी विचित्र लड़की थी, हमेशा चुप रहती थी और कभी कभी बोलने की लहर आती तो गुटरुगु करके पूरा घर गुंजा देती थी। और जिन दिनों चुप रहती थी उन दिनों ज्यादातर आँख की निगाह, कपोलों की आशनाई या अधरों की मुस्कान के द्वारा बातें करती थी। पम्मी बोली, आपको फूलों से शौक है? हाँ हाँ, बिनती सिर हिलाकर बोली। चंदर, इन्हें जाकर गुलाब दिखा लाओ, इधर फिर खूब खिले हैं। बिनती ने सुधा से कहा, चलो दीदी, और चंदर के साथ बढ़ गए। फूलों के बीच में पहुंचकर बिनती ने चंदर से कहा, सुनिए, दीदी को जाने क्या होता जा रहा है, बताइए ऐसे क्या होगा? मैं खुद परेशान हूँ बिनती, लेकिन पता नहीं कहाँ मन में कौन सा विश्वास है जो कहता है कि नहीं, सुधा अपने को संभालना जानती है, अपने मन को संतुलित करना जानती है, और सुधा सचमुच ही त्याग में ज्यादा गौरवमयी हो सकती है। इसके बाद चंदर ने बात टाल दी। वो बिनती से ज्यादा बात नहीं करना चाहता था सुधा के बारे में। बिनती ने चंदर को मौन देखा तो बोली, एक बात कहें आपसे, मानिएगा? क्या? अगर हमसे कभी कोई अनाधिकार चेष्टा हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन आप और दीदी दोनों मुझे इतना चाहते हैं कि हम समझ नहीं पाते व्यवहारों को कहाँ सीमित रखूं। झुकाए एक फूल को नोचते हुए कहा। चंदर ने उसकी ओर देखा, क्षण भर चुप रहा, फिर बोला, नहीं बिनती, जब सुधा तुम्हें इतना चाहती है तो तुम हमेशा मुझ पर उतना ही अधिकार समझना जितना सुधा पर। उधर पम्मी ने चंदर के जाते ही सुधा से कहा, क्या आपकी तबीयत खराब है? नहीं तो, आज आप बहुत पीली नजर आ रही हैं। पम्मी ने पूछा। हाँ, कुछ मन नहीं लग रहा था तो मैं आपके पास चली आई कि आपसे कुछ कविताएं सुनो, अंग्रेजी की। दोपहर को मैंने कविता पढ़ने की कोशिश की तो तबीयत नहीं लगी, और शाम को लगा कि अगर कविता नहीं सुनूंगी तो सिर फट जाएगा। सुधा बोली, आपके मन में कुछ संघर्ष मालूम पड़ता है, या शायद एक बात पूछूं आपसे? क्या? पूछिए। आप बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं, बुरा क्यों मानूंगी? आप कपूर को प्यार तो नहीं करती? उससे विवाह तो नहीं करना चाहती? छी मिस पम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? उसका मेरे जीवन में कोई ऐसा स्थान नहीं। छी, आपकी बात सुनकर शरीर में कांटे उठाते हैं। मैं और चंदर से विवाह करूंगी? इतनी घिनौनी बात तो मैंने कभी सुनी ही नहीं। माफ कीजिएगा, मैंने यूं ही पूछा था। क्या चंदर किसी को प्यार करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुधा ने उतने ही विश्वास से कहा जितने विश्वास से उसने अपने बारे में कहा था। इतने में चंदर और बिनती आ गए। सुधा बोली अधीरता से, मेरा एक एक क्षण काटना मुश्किल हो रहा है, आप शुरू कीजिए कुछ गाना। कपूर, क्या सुनेंगे? पम्मी ने कहा। अपने मन से सुनाओ। चलो, सुधा ने कहा तो कविता सुनने को मिली। पम्मी ने अलमारी से एक किताब उठाई और एक कविता गाना शुरू कर दी। अपनी हेयर पिन निकाल कर मेज पर रख दी और उसके बाल मचलने लगे। चंदर के कंधे से वो टिक कर बैठ गई और किताब चंदर की गोद में रख दी। बिनती मुस्कुराई तो सुधा ने इशारे से मना कर दिया। पम्मी ने गाना शुरू किया, लेडी नाटन का एक गीत। मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, फिर भी मैं उदास रहती हूँ जब तुम पास नहीं होते हो। और मैं उस चमकदार नीले आकाश से भी ईर्ष्या करती हूँ जिसके नीचे तुम खड़े होगे और जिसके सितारे तुम्हें देख सकते हैं। चंदर ने पम्मी की ओर देखा। सुधा ने अपने ही वक्ष में अपना सिर छिपा लिया। पम्मी ने एक पद समाप्त कर एक गहरी सांस ली और फिर शुरू किया। मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, फिर भी तुम्हारी बोलती हुई आंखें जिनकी नीलिमा में गहराई, चमक और अभिव्यक्ति है, मेरी निर्निमेष पलकों और जागते अर्धरात्रि के आकाश में नाच जाती है, और किसी की आंखों के बारे में ऐसा नहीं होता। सुधा ने बिनती को अपने पास खींच लिया और उसके कंधे पर सिर टेक कर बैठ गई।
पम्मी गाती गई, ना मुझे मालूम है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, लेकिन फिर भी कोई शायद मेरे साफ दिल पर विश्वास नहीं करेगा। और अक्सर मैंने देखा है कि लोग मुझे देखकर मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि मैं उधर एकटक देखती हूँ जिधर से तुम आया करते हो। गीत का स्वर बड़े स्वाभाविक ढंग से उठा, लहराने लगा, कांप उठा और फिर धीरे धीरे एक करोड़ सिसकती हुई लय में डूब गया। गीत खत्म हुआ तो सुधा का सिर बिंती के कंधे पर था और चंदर का हाथ पम्मी के कंधे पर। चंदर थोड़ी देर सुधा की ओर देखता रहा, फिर पम्मी की एक हल्की सुनहरी लट से खेलते हुए बोला, पम्मी तुम बहुत अच्छा गाती हो। अच्छा, आश्चर्यजनक। कहो चंदर, पम्मी इतनी अच्छी है ये तुमने कभी नहीं बताया था हमें। फिर कभी सुनाइएगा। हाँ हाँ मिस शुक्ला, काश की बजाय लेडी नाटन के ये गीत आपने लिखा होता। सुधा घबरा गई। चलो चंदर चलें अब, चलो। उसने चंदर का हाथ पकड़कर खींच लिया। मिस पम्मी, अब फिर कभी आएंगे, आज मेरा मन ठीक नहीं है। चंदर ड्राइव करने लगा। बिंती बोली, हमें आगे हवा लगती है, हम पीछे बैठेंगे। कार चली तो सुधा बोली, अब मन कुछ शांत है चंदर। इससे पहले तो मन में कैसे तूफान आपस में लड़ रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब तूफान बीत गए, तूफान के बाद की खामोश उदासी है। सुधा ने गहरी सांस ली। आज जाने क्यों बदन टूट रहा है, बैठे ही बैठे बदन उमेटते हुए कहा। दूसरे दिन चंदर गया तो सुधा को बुखार आ गया था। अंग अंग जैसे टूट रहा हो और आंखों में ऐसी तीखी जलन की मानो किसी ने अंगारे भर दिए हों। रात भर वो बेचैन रही, आधी पागल सी रही। उसने तकिया, चादर, पानी का गिलास सभी उठाकर फेंक दिया। बिंती को कभी बुलाकर पास बिठा लेती तो कभी उसे दूर ढकेल देती। डॉक्टर साहब परेशान रात भर सुधा के पास बैठे, कभी उसका माथा, कभी उसके तलवे में बर्फ मलते रहे। डॉक्टर घोष ने बताया ये कल की गर्मी का असर है। बिंती ने एक बार पूछा, चंदर को बुला दें? सुधा ने कहा, नहीं, मैं मर जाऊं तो, मेरे जीते जी नहीं। बिंती ने ड्राइवर से कहा, चंदर को बुला लाओ। तो सुधा ने बिगड़ कर कहा, क्यों तुम सब मेरी जान लेने पर तुले हो? और उसके बाद कमजोरी से हाफने लगी। चंदर ड्राइवर को बुलाने नहीं गया। जब चंदर पहुंचा तो डॉक्टर साहब रात भर के जागरण के बाद उठकर नहाने धोने जा रहे थे। पता नहीं सुधा को क्या हो गया कल से। इस वक्त तो कुछ शांत है, पर रात भर बुखार था, बेहद बेचैन रही और एक ही दिन में इतनी चिड़चिड़ी हो गई कि बस। डॉक्टर साहब ने चंदर को देखते हुए कहा। चंदर जब कमरे में पहुंचा तो देखा सुधा आंख बंद किए हुए लेटी है और बिंती उसके सिर पर आइस बैग रखे हुई है। सुधा का चेहरा पीला पड़ गया है और मुंह पर जाने कितनी ही रेखाओं की उलझन है। आंखें बंद हैं और पलकों के नीचे से अंगारों की आग छन कर आ रही है। चंदर की आहट पाते ही सुधा ने आंखें खोली। अजब सी आग्नेय निगाहों से चंदर की ओर देखा और बिंती से बोली, बिंती, इनसे कह दो चले जाए यहाँ से। बिंती स्तब्ध। चंदर नहीं समझा, पास आकर बैठ गया। बोला, सुधा, क्यों, पड़ गई ना? मैंने कहा था कि गैरेज में मोटर साफ मत करो। परसों इतना रोई, सिर पटका, कल धूप खाई, आज पड़ रही। कैसी तबीयत है? सुधा उधर खिसक गई और अपने कपड़े समेट लिए, जैसे चंदर की छां से भी बचना चाहती है, और तेज, कड़वी और हाफती आवाज में बोली, बिंती, इनसे कह दो चले जाए यहाँ से। चंदर चुप हो गया और एकटक सुधा की ओर देखने लगा और सुधा की बात ने जैसे चंदर का मन मरोड़ दिया था। कितनी गैरियत से बात कर रही थी सुधा। सुधा जो उसके अपने व्यक्तित्व से ज्यादा अपनी थी, आज किस स्वर में बोल रही है। सुधी, क्या हुआ तुम्हें? चंदर ने बहुत आहत होते हुए दुलार भरी आवाज में पूछा। मैं कहती हूँ चाहोगी या नहीं तुम? फुफकार कर सुधा बोली, कौन हो तुम मेरी बीमारी पर सहानुभूति प्रकट करने वाले, मेरी कुशल पूछने वाले? मैं बीमार हूं, मैं मर रही हूं, तुमसे मतलब? तुम कौन हो? मेरे भाई हो, मेरे पिता हो? कल अपने मित्र के यहां मेरा अपमान कराने ले गए थे। सुधा ने हाफते हुए कहा। अपमान? किसने तुम्हारा अपमान किया? सुधा, पम्मी ने तो कुछ नहीं कहा। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? चंदर ने सुधा के पैरों पर हाथ रखते हुए कहा। पागल हो नहीं गई हूं तो हो जाऊंगी। उसने पैर हटा लिए। तुम, पम्मी, गेसू, पापा, डॉक्टर, सब लोग मिलकर मुझे पागल कर देना चाहते हो। पापा कहते हैं ब्याह करो, पम्मी कहती है मत करो, गेसू कहती है तुम प्यार करती हो, और तुम कुछ कहते ही नहीं हो। तुम मुझे इस नरक में बरसों से सुलगते देख रहे हो और बजाय इसके कि तुम कुछ कहो, तुमने मुझे खुद इस भट्टी में ढकेला है।
चंदर, मैं पागल हूँ, मैं क्या करूँ? सुधा बड़े कातर स्वर में बोली। चंदर चुप था, सिर्फ सिर झुकाए हाथों पर माथा रखे बैठा था। सुधा थोड़ी देर हाफती रही, फिर बोली, तुम्हें क्या हक था कल पम्मी के यहाँ ले जाने का? उसने क्यों कहा कल गीत में कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? सुधा बोली। चंदर ने बिनती की ओर देखा। क्यों बिनती? बिनती से तो मैं कुछ नहीं छिपाता। क्यों पम्मी ने कल कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करती? मेरा मन मुझे धोखा नहीं दे सकता। मैं तुमसे सिर्फ जाने क्या करती हूँ। फिर पम्मी ने कल ऐसी बात क्यों कही? मेरे रोम रोम में जाने कौन सा ज्वालामुखी धधक उठता है ऐसी बातें सुनकर। तुम क्यों पम्मी के यहाँ ले गए? तुम खुद गई थी सुधा, चंदर ने बोला। तो तुम रोक नहीं सकते थे? तुम कह देते मत जाओ, मैं कभी जा सकती थी। तुमने क्यों नहीं रोका? तुम हाथ पकड़ लेते, तुम डांट देते, तुमने क्यों नहीं डांटा? एक ही दिन में मैं तुम्हारी गैर हो गई। गैर हो तो फिर क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से। दांत पीसकर सुधा बोली। सुधा, मैं तुम्हारी बोली नहीं सुनना चाहती, जाते हो कि नहीं? और सुधा ने अपने माथे पर से उठाकर आइस बैग फेंक दिया। बिनती चौंक उठी, चंदर चौंक उठा। उसने मुड़कर सुधा की ओर देखा। सुधा का चेहरा डरावना लग रहा था। उसका मन रो आया। वो उठा, क्षण भर सुधा की ओर देखता रहा और धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया। बरामदे के सोफे पर आकर सिर झुकाकर बैठ गया और सोचने लगा, ये सुधा को क्या हो गया? परसों शाम को इसी तरह सोफे पर सोया था तो सुधा बैठी पंखा चल रही थी। कल शाम को हंस रही थी, लगता था तूफान शांत हो गया। पर ये क्या? अंतर्द्वंद ने ये क्या रूप ले लिया? और क्यों ले लिया? जब वो अपने मन को शांत रख सकता है, जब वो सभी कुछ हंसते हुए बर्दाश्त कर सकता है, तो सुधा क्यों नहीं कर सकती? उसने आज तक अपनी सांसों से सुधा का निर्माण किया है, सुधा को तिल तिल बनाया, सजाया, संवारा है। फिर सुधा में ये कमजोरी क्यों? क्या उसने ये रास्ता अख्तियार करके भूल की? क्या सुधा भी एक साधारण सी लड़की है जिसके प्रेम और घृणा का स्तर उतना ही साधारण है? माना उसने अपने दोनों के लिए एक ऐसा रास्ता अपनाया जो विलक्षण है, लेकिन इसमें क्या सुधा और वो दोनों ही क्या विलक्षण नहीं है? फिर सुधा क्यों बिखर रही? लड़कियां भावना की ही बनी होती हैं, साधना उन्हें नहीं आती क्या? उसने सुधा का गलत मूल्यांकन किया था। क्या सुधा इस तलवार की धार पर चलने में असमर्थ साबित होगी? ये तो चंदर की हार थी। और फिर सुधा ऐसी ही रही तो चंदर? सुधा चंदर की आत्मा है, इसे अब चंदर खूब अच्छी तरह पहचान गया। तो क्या अपनी ही आत्मा को घोंट डालने की हत्या का पाप चंदर के सिर पर है? तो क्या त्याग मात्र नाम ही है? क्या पुरुष और नारी के संबंध का एक ही रास्ता है, प्रणय, विवाह और तृप्ति? पवित्रता, त्याग और दूरी क्या संबंधों को, विश्वासों को जिंदा नहीं रहने दे सकते? तो फिर सुधा और पम्मी में क्या अंतर है? क्या सुधा के हृदय के इतने समीप रहकर, सुधा के व्यक्तित्व में घुल मिलकर और आज सुधा को इतने अंतर पर डालकर चंदर पाप कर रहा है? तो क्या फूल को तोड़कर अपने ही बटन होल में लगा देना ही पुण्य है और दूसरा रास्ता गर्हित है, विनाशकारी है? क्यों उसने सुधा का व्यक्तित्व तोड़ दिया है? किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। विचार श्रृंखला टूट गई। बिनती थी। क्या सोच रहे हैं आप? बिनती ने पूछा बहुत स्नेह से। कुछ नहीं। नहीं बताइएगा, हम नहीं जान सकते। बिनती के स्वर में ऐसा आग्रह, ऐसा अपनापन, ऐसी निश्चलता रहती थी कि चंदर अपने को कभी नहीं रोक पाता था, छिपा नहीं पाता था। कुछ नहीं बिनती, तुम कहती हो सुधा को इतने अंतर पर मैंने रखा तो मैं देवता हूँ। सुधा कहती है मैंने अंतर पर रखा, मैंने पाप किया। जाने क्या किया है मैंने? क्या मुझे कम तकलीफ है? मेरा जीवन आजकल किस तरह घायल हो गया है मैं जानता हूँ। एक पल मुझे आराम नहीं मिलता। क्या उतनी सजा काफी नहीं थी जो सुधा को भी किस्मत ये दंड दे रही है? मुझको सभी बेचैनी और दुख मिल जाता, सुधा को मेरे पाप का दंड क्यों मिल रहा है? बिनती, तुमसे अब कुछ नहीं छिपा। जिसको मैं अपनी सांसों में दुबका कर इंद्रधनुष के लोक तक ले गया, आज हवा के झोंके उसे बादलों की ऊंचाई से क्यों ढकेल देना चाहते हैं, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इतनी देर बाद बिनती की ममता भरे स्पर्श में चंदर की आंखें छलछला आई। छी, आप समझदार हैं। दीदी ठीक हो जाएंगी, घबराने से काम नहीं चलेगा। आपको हमारी कसम, उदास मत होइए, कुछ सोचिए मत। दीदी बीमार हैं, आप इस तरह से करेंगी तो कैसे काम चलेगा? उठिए, दीदी बुला रही हैं। चंदर गया। सुधा ने इशारे से पास बुलाकर बिठा लिया। चंदर, हमारा दिमाग ठीक नहीं है, बैठ जाओ, लेकिन कुछ बोलना मत, बैठे रहो।
उसके बाद दिन भर अजब सा गुजरा। जब जब चंदर ने उठने की कोशिश की, सुधा ने उसे खींच कर बिठा लिया। घर तो उसे जाने ही नहीं दिया। बिनती वहीं खाना ले आई। सुधा कभी चंदर की ओर देख लेती, फिर तकिए में मुंह गड़ा लेती। बोली एक शब्द नहीं, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी कातरता थी। पापा आए, घंटों बैठे रहे। पापा चले गए तो उसने चंदर का हाथ अपने हाथ में ले लिया, करवट बदली और तकिए पर अपने कपोलों से चंदर की हथेली दबाकर लेटी रही। पलकों से कितने ही गरम गरम आंसू छलक कर गालों पर खिसक कर चंदर की हथेली भिगोते रहे। चंदर चुप रहा, लेकिन सुधा के आंसू जैसे नसों के सहारे उसके हृदय में उतर गए, और जब हृदय डूबने लगा तो उसकी पलकों पर उतर आए। सुधा ने देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। घंटा भर बहुत गहरी सांस ली, बेहद उदासी से मुस्कुरा कर कहा, हम दोनों पागल हो गए हैं, क्यों चंदर? अच्छा अब शाम हो गई, जरा लॉन पर चलें। सुधा चंदर के कंधे पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। बिनती ने दवा दी, थर्मामीटर से बुखार देखा, बुखार नहीं था। चंदर ने सुधा के लिए कुर्सी उठाई। सुधा ने हंसकर कहा, चंदर आज बीमार हूं तो कुर्सी उठा रहे हो, मर जाऊंगी तो अर्थी उठाने भी आना, वरना नरक मिलेगा, समझे ना? छी, ऐसी कुबोल ना बोला करो दीदी। सुधा लॉन में कुर्सी पर बैठ गई। बगल में नीचे चंदर बैठ गया। सुधा ने चंदर का सिर अपनी कुर्सी में टिका लिया और अपनी उंगलियों से चंदर के सूखे होठों को छूते हुए कहा, चंदर आज मैंने बहुत बहुत दुखी किया ना? क्यों? लेकिन जाने क्यों दुखी ना करती तो आज मुझे वो ताकत ना मिलती जो मिल गई। और सहसा चंदर के सिर को अपनी गोद में खींचती हुई सुधा ने कहा, आराध्य मेरे, आज तुम्हें बहुत सी बातें बताऊंगी, बहुत सी। बिनती उठकर जाने लगी तो सुधा ने कहा, कहाँ चली? बैठ तो यहाँ, तू गवाह रहेगी ताकि बाद में चंदर ये ना कहे कि सुधा कमजोर निकल गई। बिनती बैठ गई। सुधा ने क्षण भर आंखें बंद कर ली और अपनी वेड़ी पीठ पर से खींचकर गोद में ढाल दी और बोली, चंदर आज कितने ही साल हुए जब से मैंने तुम्हें जाना है, तब से अच्छे बुरे सभी कामों का फैसला तुम ही करते हो। आज भी तुम ही बताओ चंदर कि अगर मैं अपने को बहुत संभालने की कोशिश करती हूँ और नहीं संभाल पाती तो ये पाप है? तुम जानते हो चंदर, तुम जितने मजबूत हो उस पर मुझे घमंड है कि तुम कितनी ऊंचाई पर हो। मैं भी उतना ही मजबूत बनने की कोशिश कर रही हूँ, उतनी ही ऊंचे उठने की कोशिश करती हूँ। अगर कभी कभी फिसल जाती हूँ तो ये अपराध तो नहीं? नहीं, चंदर बोला। और अगर अपने उस अंतर्द्वंद के क्षणों में तुम पर कठोर हो जाती हूँ तो तुम सह लेते हो। मैं जानती हूँ तुम मुझे जितना स्नेह करते हो उसमें मेरी सभी दुर्बलताएं घुल जाती हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ चंदर कि मुझे खुद अपनी दुर्बलताओं पर शर्म आती है और आगे से मैं वैसी ही बनूंगी जैसा तुमने सोचा है। चंदर कुछ नहीं बोला, सिर्फ घास पर रखे हुए सुधा के पांव पर अपनी कांपती उंगलियां रख दी। सुधा कहती गई, चंदर आज से कुछ ही महीने पहले जब गेसू ने मुझसे पूछा था कि तुम्हारा दिल कहीं झुका था तो मैंने इनकार कर दिया था। कल पम्मी ने पूछा तुम चंदर को प्यार करती हो तो मैंने इनकार कर दिया था। मैं आज भी इनकार करती हूँ कि मैंने तुम्हें प्यार किया है या तुमने मुझसे प्यार किया। मैं भी जानती हूँ और तुम भी समझते हो, लेकिन ये ना तुमसे छिपा है ना मुझसे कि तुमने जो कुछ दिया वो प्यार से कहीं ज़्यादा ऊंचा और प्यार से कहीं ज़्यादा महान है। मैं ब्याह नहीं करना चाहती थी, मैंने परसों इनकार कर दिया था। इतनी रोई थी, खींची थी, बाद में मैंने सोचा कि ये गलत है, ये स्वार्थ है। जब पापा मुझे इतना प्यार करते हैं तो मुझे उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। पर मन के अंदर की जो खींच थी, जो कुढ़न थी, वो कहीं तो उतरती ही। मन में आता था अपने को कितना कष्ट दे डालूं, इसलिए अपने गैरेज में जाकर मोटर संभाल रही थी, लेकिन वहाँ भी असफल रही और अंत में वो खींच अपने मन पर भी ना उतार कर उस पर उतारी जिसको मैंने अपने से भी बढ़कर माना। वो खींच तुम पर उतरी। चंदर ने सुधा की ओर देखा। सुधा मुस्कुरा कर बोली, ना ऐसा मत देखो, ये मत समझो कि अपने आज के व्यवहार के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगूंगी। मैं जानती हूँ मांगने से तुम दुखी भी होगे और डांटने भी लगोगे। खैर आज से मैं अपना रास्ता पहचान गई हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे कितना संभल कर चलना है। तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए मुझे अपने को क्या बनाना होगा ये भी मैं समझ गई हूँ। मैं खुश रहूँगी, सबल रहूँगी और सशक्त रहूँगी, और जो रास्ता तुम दिखलाओगे उधर ही चलूँगी। लेकिन एक बात बताओ चंदर, मैंने ब्याह कर लिया और वहाँ सुखी ना रह पाई, फिर और उन्हें वो भावना उपासना ना दे पाई और फिर तुम्हें दुख हुआ तब? चंदर ने घास का एक तिनका तोड़कर कहा,
देखो सुधा, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कुछ कह देता हूँ और उसे तुम मुझी को वापस कर देती हो तो कोई ऊंची बात नहीं हुई। अगर मैंने तुम्हें सचमुच ही स्नेह या पवित्रता जो कुछ भी दिया है उसे तुम उन सभी के जीवन में ही क्यों नहीं प्रतिफलित कर सकती हो जो तुम्हारे जीवन में आते हैं, चाहे वो पति ही क्यों ना हो। तुम्हारे मन के अक्षय स्नेह भंडार के उपयोग में इतनी कृपणता क्यों? मेरा सपना कुछ और ही है सुधा। आज तक तुम्हारी सांसों की अमृत ने ही मुझे ये सामग्री दी है कि मैं अपने जीवन में कुछ कर सकूं। और मैं भी यही चाहता हूं कि मैं तुम्हें वो स्नेह दूं जो कभी घटे नहीं, जितना बांटो उतना बढ़े। और इतना मुझे विश्वास है कि तुम यदि स्नेह की एक बूंद दो तो मनुष्य क्या से क्या हो जाए। अगर वही स्नेह रहेगा तो तुम्हारे पति को कभी कोई असंतोष हो ही नहीं सकता। और फिर कैलाश तो इतना अच्छा लड़का है और उसका जीवन इतना ऊंचा है कि तुम उसकी ज़िंदगी में ऐसी लगोगी जैसे अंगूठी में हीरा। और जहाँ तक तुम्हारा अपना सवाल है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि अपना सब कुछ खोकर भी अगर मुझे कोई संतोष रहेगा तो ये देख कर कि मेरी सुधा अपने जीवन में कितनी ऊंची है। मैं तुमसे इस विश्वास की भीख मांगता हूँ। छी, मुझसे बड़े हो चंदर, ऐसी बात नहीं करते। लेकिन एक बात है, मैं जानती हूँ कि मैं चंद्रमा हूँ, सूर्य की किरणों से ही जिसमें चमक आती है। तुमने जैसे आज तक मुझे संवारा, आगे भी तुम अपनी रोशनी अगर मेरी आत्मा में भरते रहे तो मैं अपना भविष्य भी नहीं पहचान सकूंगी। समझे? समझा, पगली कहीं की। थोड़ी देर चंदर चुप बैठा रहा, फिर सुधा के पांवों से सिर टिकाकर बोला, परेशान कर डाला 3 रोज से। सूरत तो देखो कैसी निकल आई है, और बैसाखी को कुल 4 रोज रह गए। अब मत दिमाग बिगाड़ना, वो लोग आते ही होंगे। बिनती, दवा ले आ। बिनती उठकर गई तो सुधा बोली, हटो, अब हम घास पर बैठेंगे। और घास पर बैठकर वो बोली, लेकिन एक बात है, आज से लेकर ब्याह तक तुम हर अवसर पर हमारे सामने रहना, जो कहोगे मैं वो करूंगी। हाँ, ये हम जानते हैं, चंदर ने कहा और कुछ दूर हटकर घास पर लेट गया और आकाश की ओर देखने लगा। शाम हो गई थी और दिन भर की उड़ी हुई धूल अब कुछ बैठ गई थी। आकाश के बादल ठहरे हुए थे और उन पर अरुणाई छलक रही थी। एक दुरंगी पतंग बहुत ऊंचे पर उड़ रही थी। चंदर का मन भारी था। हालांकि जो तूफान परसों उठा था वो खत्म हो गया था, लेकिन चंदर का मन अभी मरा मरा हुआ सा था। वो चुपचाप लेटा रहा। बिनती दवा लाई और पानी ले आई। दवा पीकर सुधा बोली, क्यों चुप क्यों हो चंदर? कोई बात नहीं। फिर बोलते क्यों नहीं? बिनती, अभी अभी क्या कह रहे थे और अब देखो इन्हें। सुधा बोली, हम अभी बताते हैं इन्हें। बिनती बोली और गिलास में थोड़ा सा पानी लेकर चंदर के ऊपर फेंक दिया। चंदर चौंक कर उठ गया और बिगड़ कर बोला, ये क्या बदतमीजी है? अपनी दीदी को ये सब दुलार दिखाया करो। तो क्यों पड़े थे ऐसे? बात करेंगे ऋषि मुनियों जैसे और उदास रहेंगे बच्चों की तरह। वाह रे चंदर बाबू, बिनती ने हंसकर कहा। दीदी, ठीक किया ना मैंने? बिल्कुल ठीक, ऐसे ही इनका दिमाग ठीक होगा। इतने में डॉक्टर शुक्ला आए और कुर्सी पर बैठ गए। सुधा के माथे पर हाथ रखकर देखा, अब तो तू ठीक है। हाँ पापा। बिनती, कल तुम्हारी माताजी आ रही हैं, अब बैसाखी की तैयारी करनी है। सुधा के जेठ आ रहे हैं और सास। सुधा चुपचाप उठकर चली गई। चंदर, बिनती और डॉक्टर साहब बैठे उस दिन का बहुत सा कार्यक्रम बनाते रहे। चंदर को सबसे बड़ा संतोष था कि सुधा ठीक हो गई थी।